हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ या यूनिट्स किसे कहते हैं। ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जिसको हम लोग मेज़र कर पाते हैं वो हमारी सारी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिर यूनिट्स कहलाती हैं। अब देखते हैं टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसे हम हिंदी में मूल राशि के नाम से जानते हैं और जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि के नाम से जानते हैं। ये जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, आपस में स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जबकि ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है ये फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। ये सारी क्वांटिटीज जो है ये किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होती है। जबकि ये जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे इसके लिए उदाहरण हम देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो है ये डिपेंडेंट होगा, अगर हम लोग किसी रेक्टेंगुलर शेप का एरिया देखेंगे तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर है। तो ये क्या हुआ, हमारा व्युत्पन्न राशि में हो गया क्षेत्रफल, दाब, आयतन आदि। अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो ये सीमित होते हैं, परंतु ये जो व्युत्पन्न राशि है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये असीमित है। क्यों? क्योंकि ये निर्भर है हमारी मूल राशियों के ऊपर। ये जो है 7 मूल राशियां होती है और इसके अलावा जो 2 पूरक मूल राशि होती है, जबकि व्युत्पन्न राशियों की संख्या असीमित है। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है या फिर फंडामेंटल यूनिट है जो 7 होते हैं उसके नाम मैं यहाँ आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ जो 2 पूरक मूल मात्रक है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 होते हैं उसे देखते हैं। पहला होगा लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ज्योति तीव्रता, छठवा ताप, और सातवां जो लास्ट है वो है पदार्थ की मात्रा। इसे हम लोग इंग्लिश में नेम देख लेते हैं। यह हो गया हम लोग का लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, luminous इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन सभी के यूनिट्स देख लेते हैं। लंबाई के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, और ज्योति तीव्रता के लिए हम लोग का होता है कैंडेला। ताप के लिए हमारा SI यूनिट जो होगा ये होगा हमारा केल्विन, और पदार्थ की मात्रा के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं। इसके लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज किया जाता है। जैसे लंबाई के लिए मैंने बताया मीटर, मीटर के लिए M, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम तो ये kg, समय के लिए सेकंड तो स्मॉल में s, विद्युत धारा एम्पियर तो कैपिटल में A, और ज्योति तीव्रता कैंडेला तो ये हो जाएगा CD, और ताप के लिए केल्विन तो इसके लिए सिंपली कैपिटल K, और पदार्थ की मात्रा के लिए हम लोग यूज करते हैं मोल, तो ये हो गया मोल। इसके बाद अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में 2 पूरक मात्रक की बात करें तो जो 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं वो होते हैं, पहला कोण और दूसरा घन कोण। दोनों में क्या अंतर है? समतल सतह पर अगर हम लोग किसी एंगल को हम लोग माप रहे हैं तो वो हो जाएगा हम लोग का कोण,
और अगर हम लोग किसी 3 डायमेंशनल वस्तु की बात करें और हम लोग अगर वहाँ पे मापें तो वो हो जाएगा हम लोग का घन कोण। अब ये जो कोण है इसके लिए हम लोग मात्रक यूज करते हैं रेडियन और घन कोण के लिए होता है स्टेरेडियन। रेडियन के लिए RD और स्टेरेडियन के लिए SD यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो ताप है, ताप के लिए जो SI यूनिट होता है वो केल्विन होता है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि ताप की और अलग अलग इकाइयाँ हैं जिसमें से हम लोग डिग्री सेल्सियस को सबसे ज़्यादा जानते हैं, है ना। डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है और एक लास्ट भी होता है जिसको आप लोग नहीं जानते, एक और होता है जो होता है हम लोग का र्यूमर। ठीक है, 4 कुल ताप को मापने की इकाई होती है जिसमें से SI यूनिट जो होता है वो होता है केल्विन। तो ये सारे हो गए हम लोग के फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हम लोगों ने मेन देखा 7 होता है, सभी की इकाइयाँ हमने देखी और साथ ही साथ उसके सिंबल्स भी हमने देख लिए और साथ ही साथ हमने पूरक मूल मात्रक देखे और उसके लिए हमने मात्रक और साथ ही साथ उसके लिए सिंबल्स भी हमने देख लिए। और अगर हम लोग व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो इसकी संख्या तो असीमित है, ये डिपेंडेंट होंगे हम लोग के मूल राशियों के ऊपर और बहुत सारे हम लोग व्युत्पन्न राशि बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा सेंटीमीटर, मीटर, कभी ग्राम यूज करते हैं, केजी, ये सारी अलग अलग यूनिट्स आपने देखा होगा। तो ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो यूनिट्स होते हैं इसके लिए 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग जानते हैं। सबसे पहला हम लोग का हो गया CGS, दूसरा FPS और तीसरा MKS। ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम जानते हैं जिसको अलग अलग लोगों ने दिया था। तो सबसे पहले CGS, इसका मतलब क्या होता है? C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। ठीक है, वैसे ही ये फुट, पाउंड, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसका मतलब ये है कि लेंथ, मास और टाइम, यहाँ मैं लिख देती हूँ लेंथ, मास और टाइम, इन सभी को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स यहाँ पे दिए गए हैं। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ के लिए सेंटीमीटर और मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड यूज किया गया। यहाँ मैं लिख लेती हूँ सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और FPS सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ के लिए फुट और मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड यूज किया गया। और MK सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, किलोग्राम और सेकंड का यूज किया गया। ये जो CGS यूनिट है ये कहाँ से आया था? ये आया था हमारा फ्रांस से। फुट, पाउंड, सेकंड ये हमारा आया था ब्रिटेन से। और ये जो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है इसको इटली के एक फिजिसिस्ट ने दिया था। सबसे पहले CGS यूनिट जो था वो बहुत छोटे छोटे यूनिट्स में थे, जैसे कि आप जानते हैं सेंटीमीटर, मीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो इसलिए क्या है, CGS के बाद FPS को खोजा गया, फिर MKS को खोजा गया। तो ये 3 मेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिसको अपनी ज़रूरतों के आधार पे खोजा गया। पर MKS के बाद एक और यूनिट आई जिसको बोलते हैं SI यूनिट, जिसको सभी जगह अभी हम लोग यूज़ करते हैं। SI का मतलब क्या होगा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये किसके ऊपर आधारित है? MKS। जैसे कि MKS में हम लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं, मास को मेज़र करने के लिए kg का यूज़ करते हैं और टाइम को मेज़र करने के लिए सेकंड का यूज़ करते हैं। सेम हमारा SI सिस्टम ऑफ यूनिट में भी यही यूज़ किया जाता है। बट इसमें अलग क्या है? SI सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होता है, इसमें हमने सिर्फ 3 क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए अलग अलग यूनिट्स लिया है, जबकि SI यूनिट में हमारे 7 बेस क्वांटिटीज़ आते हैं। बेस क्वांटिटीज़ का मतलब क्या हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल यूनिट। मूल राशियों की बात जो हमने अभी की थी, पढ़ा है, ये जो हमने पढ़ा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, पदार्थ की मात्रा, ये सारे जो क्वांटिटीज़ हैं ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आते हैं। ये सभी क्वांटिटीज़ हैं और इसको मेज़र करने के लिए हम लोग अलग अलग सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं।
जैसे कि अभी हमने देखा CGS, FPS, MKS में सिर्फ 3 क्वांटिटीज़ थी, लेंथ, मास और टाइम। इसमें लेंथ है हमारा, ये मास है और ये टाइम है। ये तीनों तो पहले से ही थे, बट अभी 4 क्वांटिटीज़ और ऐड हो गई इसमें, इसलिए ये जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट है इसको सब जगह यूज़ किया जाता है। अच्छा, आप लोग को ये पता है लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? अगर पता है तो फिर कमेंट करिए और मुझे बताइए। इसके बाद हम लोग कुछ और छोटे यूनिट्स देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी लिखा होगा 1 mm, इसका मतलब होता है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। ऐसे ही 1 माइक्रोमीटर, ये जो म्यू दिख रहा है इसको हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो। ये जहाँ भी यूज़ हो तो इसका मतलब होता है 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर तो इसमें क्या होगा 10⁻⁹ मीटर। इसके बाद 1 पिकोमीटर, पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर। इसके बाद आता है फर्मीमीटर। 1 फर्मीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। और 1 एम्टोमीटर, 1 एम्टोमीटर में होते हैं 10⁻⁻18 मीटर। और लास्ट 1 एंगस्ट्राम, 1 एंगस्ट्राम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। इसमें आप याद रखिएगा ये जो 1 एंगस्ट्राम है और ये जो फर्मीमीटर है, 1 फर्मीमीटर, ये होता है हमारा नाभिक का आकार, साइज ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक का आकार होता है हमारा 10⁻⁻15 मीटर। और 1 एंगस्ट्राम जो कि 10⁻⁻10 मीटर है, ये होता है हमारा परमाणु का आकार। ये हमारा हो गया साइज ऑफ एटम एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। जो खगोलीय मात्रक होता है, ये 2 ग्रहों या पिंडों के बीच की दूरी होती है जिसको सौरमंडल में दूरी को मापने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही होता है 1 लाइट ईयर या फिर 1 प्रकाश वर्ष, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक साल में जितना दूरी तय करता है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। दूरी को मापने का एक और इकाई होता है जो कि होता है पारसेक। 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। तो ये हो गया हमारा अलग अलग यूनिट। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन किया था आपसे कि दूरी को मापने का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं दूरी को मापने का सबसे बड़ा यूनिट होता है हमारा पारसेक। 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। इसका मतलब क्या है? 3.26 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसे मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा, या फिर इसको इक्विवेलेंट मान सकते हैं 31 इंटू 10⁻⁻15, जो कि बहुत बड़ी डिजिट है। इसके बाद देखते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए मैंने जो यूनिट्स बताया था, 4 यूनिट्स बताए थे मैंने। पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा केल्विन, और चौथा रियोमर। इन चारों के बीच हम लोग रिलेशन देख लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाए। इसके लिए रिलेशन है C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180, K-273/100 इज इक्वल टू R/80।
इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, C/5 F-32/9 K-273/5 एंड R/4। ये रिलेशन, इन दोनों में से कोई भी रिलेशन आप याद कर लीजिए। उसके बाद आपको अगर दिया जाएगा कोई भी क्वेश्चन, तो इसकी हेल्प से आप बहुत ही इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसकी हेल्प से आप लोग को क्या है, ये रिलेशन इजीली समझ में आएगा। ये रिलेशन आपको याद रख लेना है। ये क्वेश्चन देखिए, 300 केल्विन दिया हुआ है, उसको डिग्री सेल्सियस में आपको बदलना है। तो इसमें से वो यूनिट्स ले लेते हैं। पहले क्या है, C/5 इज इक्वल टू K-273/5। इसके लिए टीचर्स अलग अलग विधि भी बताते हैं, जैसे इन दोनों को ले लिया, इसको कट कर दिया और इन दोनों के रिलेशन इसको याद कर लीजिए, ऐसा बताते हैं। या फिर इन दोनों को ले लिए, इसको यहाँ ले गए, ये डिवाइड कर लिए और ऐसा। तो इतना सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप ये वाला रिलेशन याद रखिए और फिर जिसको जिसमें बदलना है उसको आप देख के बदल लीजिएगा। जैसे 300 केल्विन है, उसको हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, यहाँ K के जगह में हम लोग लिख लेंगे 300। C/5 इज इक्वल टू 300 माइनस 273/5। ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे C इज इक्वल टू हो जाएगा 27। इसका आंसर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग दूसरी क्लास में। थैंक यू।